रूस और चीन एक बड़े संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। दोनों महाशक्तियां अपने युद्धपोत मध्य पूर्व भेज रही हैं, ठीक अमेरिकी बेड़े के सामने। इसी कारण तेहरान अब खुलेआम अमेरिकी नौकाओं, ठिकानों और सैनिकों को धमका रहा है। लगता है पर्दे के पीछे घबराहट बढ़ रही है। हम एक सरकारी उड़ान को मॉस्को जाते ट्रैक कर रहे हैं। साथ ही रूस से घबराई चेतावनी मिली है। इससे संकेत मिलता है कि अब अमेरिकी हमला अगर का नहीं बल्कि कब का सवाल है। सबसे पहले चलिए ईरानी चेतावनी पर नजर डालते हैं। ईरान ने मिस्र से कहा कि वे अमेरिकी शर्तें नहीं मानेंगे और पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों, युद्धपोतों और सहयोगियों पर हमला करेंगे। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब ईरानी अधिकारियों ने अल जजीरा को बताया है कि ईरानी नौसेना रूस और चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है। अगले दिनों ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में यह सामान्य नहीं बल्कि एक संदेश है। ईरान दिखाना चाहता है कि वे अकेले नहीं हैं। वे दो परमाणु शक्तियों से ताकत दिखाकर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई रोकना चाहते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने यूस्टेस एस अब्राहम लिंकन के पास नौसेना की सैकड़ों मिसाइल बोट्स तैनात करने के फुटेज दिखाए हैं। वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तैनात हैं, जहां से रोज दुनिया के 20% तेल का आवागमन होता है। यह एक साफ संदेश है, अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम वैश्विक शिपिंग बंद कर देंगे और हमारे पास इसमें सहयोगी भी हैं। इसे राज्य समर्थित समुद्री डकैती मानिए। ईरान कह रहा है कि उसके पास इतने हथियार और साथी हैं कि वह दुनिया के अहम जलमार्ग में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रोक सकता है। वे अमेरिकी नौसेना को हरा नहीं सकते, लेकिन किसी भी संघर्ष को अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महंगा बना सकते हैं। जब ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, वहीं पर्दे के पीछे कुछ खास चल रहा है। ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी भाग रहे हैं। ईरानी सरकार के स्वामित्व वाला एक यात्री विमान अभी अभी तेहरान से रवाना हुआ है और मॉस्को की ओर जा रहा है। हमें नहीं पता उसमें कौन है। शायद अधिकारी रूस से मदद मांग रहे हों या अधिकारियों के परिवार ईरान से हमलों से पहले भाग रहे हों। किसी भी तरह से देखें, जब शासन के स्वामित्व वाले विमान संभावित युद्ध से ठीक पहले रूस की ओर उड़ान भरने लगते हैं, तो यह आमतौर पर शासन के आत्मविश्वास के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। और यही है असली संकेत। रूस ने अभी अभी एक बयान जारी किया है जिसमें अमेरिका और इजराइल से ईरान के अंदर एक रूसी परमाणु संयंत्र की सुरक्षा बनाए रखने की अपील की गई है। सोचिए, इसका मतलब क्या है। रूस मूल रूप से मान रहा है कि हमले होंगे और वे यह बातचीत कर रहे हैं कि किन लक्ष्यों को निशाना नहीं बनाया जाए। यह बयान कूटनीति की सफलता का भरोसा नहीं दिखाता। बातचीत जारी है या नहीं, यह पूछने वाले पर निर्भर है। ईरानी अधिकारी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने 29 जनवरी की रात कहा कि बातचीत जारी है। सुनिए। क्या आपने हाल ही में ईरान से बात की है या इसकी योजना है? मैंने किया है और इसकी योजना बना रहा हूँ। हमारे पास बड़े ताकतवर जहाज़ हैं जो ईरान जा रहे हैं। अच्छा होगा अगर उनका इस्तेमाल न करना पड़े। क्या आप बता सकते हैं कि आपने ईरानियों के साथ कौन सा संदेश साझा किया था? मैंने 2 बातें कही, परमाणु नहीं और प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद करो। वे हजारों को मार रहे हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले 837 फांसियां रोकी थी, लेकिन वे जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। अब तक किसी ने नहीं देखा। कोई झूठ बोल रहा है या दोनों पक्ष अलग दर्शकों के लिए खेल रहे हैं, यह निश्चित है। सार्वजनिक बयानों के बावजूद सैन्य कार्रवाई करीब है। पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप को हमले के विकल्प दिए हैं। अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है, लेकिन योजना सक्रिय है और अब यह अंतिम चरणों तक पहुंच रही है। यहां से स्थिति और भी खराब होती जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब भी हम उस घटना के विवरणों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, YouTube हमारे वीडियो को सीमित करने की आदत रखता है। हमारे साथ 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ था। जब वीडियो सीमित होता है तो कम लोग उसे होम स्क्रीन पर देख पाते हैं, जिससे आपको हमारी बनाई खबरें नहीं मिलती। इसीलिए अगर आप कर सकते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं।
यह वाकई में हमें एल्गोरिदम में मदद करता है। अब चलिए उस चौंकाने वाली रिपोर्ट पर आते हैं। यहाँ विकल्प दिए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार राष्ट्रपति को कम से कम 3 विकल्प पेश किए जा रहे हैं। सबसे जोखिम भरा विकल्प है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को चुपचाप ईरान भेजा जाए ताकि वे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से बची परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को नष्ट या नुकसान पहुंचा सकें। ज्यादा जोखिम में बड़ा इनाम या बड़ा नुकसान हो सकता है। सफलता बड़ी उपलब्धि होगी, असफलता विनाशकारी। राष्ट्रपति कार्टर के समय भी ऐसा हुआ था। अब दूसरा विकल्प है सैन्य ठिकानों व शासन नेतृत्व पर कई हमले करना। इन हमलों का मकसद ईरान में इतनी अराजकता फैलाना है कि सेना या कोई और खामेनेई को सत्ता से हटा दे। अब इस हमले की समस्या कम से कम मेरी राय में यह है कि सिर्फ खामेनेई को मारने से शासन परिवर्तन की गारंटी नहीं मिलती। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, यह ईरानी सिस्टम एक आदमी से बड़ा है। IRGC में 2 लाख और बसीज फोर्स में भी लाखों लोग हैं। आप हाइड्रा का सिर काटकर उसे खत्म नहीं कर सकते। इसी कारण इजराइल एक संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमला ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर चाहता है। इजराइल ने 12 दिन की जंग में कुछ ठिकानों पर हमला किया था। ईरान के पास अब भी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो तेल अवीव तक जा सकती हैं। इजराइल चाहता है कि ये मिसाइलें खत्म हों और इसके लिए उन्हें अमेरिकी मदद चाहिए। पीट हेकेत इस योजना पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको ऐसा ही करना पड़ा। कई कैबिनेट सदस्यों ने इसका जिक्र किया, अमेरिका की छवि बनाना और युद्ध विभाग में डर दोबारा स्थापित करना। अफगानिस्तान में जो हुआ, यूक्रेन में जो हुआ, एक युद्ध जो कभी नहीं होता, 7 अक्टूबर को इजराइल में जो हुआ, ये सब राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में कभी नहीं होता। तो नतीजतन हमें अपने दुश्मनों की नजरों में अपनी छवि फिर से बनानी पड़ रही है। और जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, तुम्हारे पास परमाणु बम नहीं होगा, उन्होंने सच में ऐसा कहा था और हमने बीदो विमान आधी दुनिया तक भेज दिए, उन्हें पता भी नहीं चला। उन्होंने कहा हम अपने क्षेत्र में ड्रग्स तस्करी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें अलकायदा जैसा मानते हैं। ये सच में कहा गया था और हम उस पर अमल कर रहे हैं। आपने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट हम सीमा सुरक्षित कर रहे हैं। सेना को होमलैंड सिक्योरिटी के साथ योगदान पर गर्व था। अभी ईरान के साथ भी वही करना है। ये सुनिश्चित करना है कि उनके पास समझौता करने के सभी विकल्प हों और वे परमाणु क्षमता हासिल करने की कोशिश न करें। हम वॉर डिपार्टमेंट की राष्ट्रपति की उम्मीदों को वैसे ही पूरा करेंगे जैसे इस महीने किया। दुनिया की कोई और सेना इतनी जटिल और शक्तिशाली छापेमारी नहीं कर सकती थी, न सिर्फ अमेरिकी बल्कि विश्व इतिहास में भी। उन्होंने जो किया, दूसरे देश के सबसे सुरक्षित डाउनटाउन बेस में रात में चुपचाप पहुंचना, किसी को भनक न लगने देना जब तक बम साथ में न गिरे, हेलीकॉप्टर उतरने से 3 मिनट पहले। कोई और देश या राष्ट्रपति इन योद्धाओं को इतनी ताकत और प्रभाव नहीं दे सकते थे। इससे हर राजधानी को संदेश जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप सच में काम की बात करते हैं और हम युद्ध विभाग में फिर से डर पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया यूडोन। अब जब सेना तैयारी कर रही है, ईरान को कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा झटका लगा है। कल यूरोपीय संघ ने घोषणा की कि वे IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं। यह सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि बहुत विनाशकारी है। इससे IRGC को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या अल कायदा जैसी कानूनी श्रेणी में रखा गया है। यह समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि IRGC सैन्य बल के साथ व्यापारिक साम्राज्य भी है। वे ऊर्जा, निर्माण, शिपिंग, बंदरगाह, दूरसंचार और तस्करी नेटवर्क पर हावी हैं। ईरान में या बाहर हर कमाई वाले काम पर उनका कब्जा है। अक्सर उनका भी हाथ होता है। वे माफिया की तरह देश चलाते हैं। लेकिन इस आतंकवादी घोषित किए जाने की वजह से अब इसका मतलब है कि IRGC के सदस्यों के विदेशों में रखे गए किसी भी खाते पर पूरी तरह से संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। IRGC या उसके समर्थकों पर आपराधिक जिम्मेदारी लागू होगी। इसका अर्थ है कि वे पश्चिमी देशों में नहीं जा सकते और वहां होने पर गिरफ्तार हो सकते हैं। IRGC के कई कमांडर और सदस्य पश्चिमी बैंकों में पैसा छुपाते हैं, लंदन में संपत्तियां और स्विट्जरलैंड में खाते रखते हैं। अब सब खतरे में है। बस समय की बात है कि यूरोपीय संघ पता लगा लेगा किसका खाता है। आर्थिक रूप से जूझ रहे शासन के लिए यह सबसे अधिक असर उन लोगों के बैंक खातों पर पड़ता है जो सिस्टम चलाते हैं। ये सिर्फ सामान्य अधिकारी नहीं हैं। होमिनेट के अपने बेटे के पास कथित तौर पर $140 मिलियन की संपत्ति है।
उसके पास शिपिंग कंपनियां, स्विस बैंक खाते और ब्रिटिश लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता था कि ईरान में मौलवी बनने पर इतनी कमाई होती है। सोचो, ये आदमी शायद बड़ा बिजनेसमैन है ना? खैर, ये तो बहुत सारा पैसा है जिसे अब पश्चिमी देश जब्त कर सकते हैं, और जैसा कि आप सोच सकते हैं, ईरान इसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं ले रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक लंबा बयान जारी किया जिसमें इस फैसले को अवैध और अनुचित बताया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे कोई आतंकवादी संगठन नहीं हैं, वे तो बस अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनका मतलब क्या है, क्योंकि देश की रक्षा करना अपने ही 30,000 लोगों को मारना नहीं होता। यह सिर्फ ईरानी शासन नहीं, विदेश मंत्री भी अपना आपा खो रहे हैं। वो इससे भी आगे बढ़ गए, एक लंबा पोस्ट लिख डाला जिसमें कहा कि यूरोपीय नेता वो नेता नहीं हैं जिनके यूरोपीय लोग हकदार हैं। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है, क्योंकि यह उस शासन से आ रहा है जिसने अभी अभी बेहतर सरकार की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया है, और अब वही शासन यूरोप को लोकतंत्र पर उपदेश दे रहा है। लेकिन शासन की मुश्किलें यही नहीं रुकी। कल दोपहर अमेरिका ने भी कदम उठाया। विदेश विभाग ने कल कहा कि वे ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों और उनसे जुड़े सभी के वीजा रद्द कर रहे हैं। याद है, कुछ हफ्ते पहले हमने बात की थी कि दमन के मास्टरमाइंड की बेटी अटलांटा में रह रही थी। वह यहाँ वीजा पर थी, जबकि उसके पिता ने हजारों निर्दोष ईरानियों की हत्या का आदेश दिया था। तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसका वीजा भी रद्द हो सकता है। वह उस देश लौटेगी जहां वह नहीं रहना चाहती और उसके पिता को सजा मिलेगी। यही छोटा लेकिन असली न्याय है। उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द और भी न्याय देखने को मिलेगा। मेरा नाम सैम है। बस इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे। ऐसी वीडियो बनाने में समस्या है जहां कई ड्रोन हमले दिखते हैं, चाहे कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। वीडियो में यूट्यूब अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते यूट्यूब के मुताबिक हमारी 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुई थी। ड्रोन हमले दिखाना या यहां तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है, और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनवासी लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है, और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे खुद बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है और हमें ड्रोन या फ्रंट लाइन की फुटेज या रूसी एयरबेस के तबाह होने को ब्लर नहीं करना पड़ता। हम अपनी साइट पर विज्ञापन नहीं चलाते, जिससे हमें विज्ञापनदाताओं के असंतुष्ट होने पर खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आपको ऐसा कवरेज पसंद है और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है, और वो सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।